आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है नो टू जनरेटर्स ऑफ द सेम सिस्टम ऑफ द हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। हमेशा आपके सेम सिस्टम में कोई भी दो जनरेटर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करे, लेट एक्स फर्स्ट एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू लेमडा वन इंटू वन माइनस वाई बाई बी। सेकेंड है एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन अपॉन लेमडा वन इंटू वाई वन प्लस वाई बाई बी। और थर्ड इक्वेशन भी है ये, और फोर्थ इक्वेशन भी है। ये हमने लेमडा सिस्टम के दो डिफरेंट जनरेटर्स मान लिए, लेमडा सिस्टम के दो डिफरेंट जनरेटर्स मान लिए, और लेमडा वन और लेमडा टू वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं इफ़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं कि दो जनरेटर्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने एजम्पशन लेके चली है कि दो जनरेटर्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, थर्ड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम थर्ड को फर्स्ट में से माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या मिल जाएगा, वाइज। तो फिर हमारे पास आएगा लेमडा वन माइनस लेमडा टू इंटू वन माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू ज़ीरो। दो टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो है, तो फिर उसमें से एक तो ज़ीरो होनी ही होनी है। या तो हमारे पास वाई बाई बी इज इक्वल टू वन होगा, मीन्स वाई इज इक्वल टू वन होगा, या लेमडा वन इज इक्वल टू लेमडा टू होगा। लेमडा वन इज इक्वल टू नॉट लेमडा वन, हाँ मतलब कि हम दोनों को अलग अलग लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने क्या लिया है, लेमडा वन और लेमडा टू की डिफरेंट वैल्यूज़ लिए। तो लेमडा वन लेमडा टू के बराबर नहीं है, तो क्या हम मानेंगे, वाई इज इक्वल टू बी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं सेकंड और फोर्थ को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हमें मिलेगा वन अपॉन लेमडा वन माइनस वन अपॉन लेमडा टू इंटू वन प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे भी दो टर्म्स की प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो इसमें से इन दोनों में से एक का ज़ीरो होना ज़रूरी है। अब हमने यहाँ पे लेमडा वन और लेमडा टू को अलग अलग लिया, मीन्स डिफरेंट वैल्यूज़ लिया है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी। जब y इज इक्वल टू, अब हम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से मिल रहा है y इज इक्वल टू बी, सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन से मिल रहा है y इज इक्वल टू माइनस बी, तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो फोर इक्वेशंस हैं वो दो जनरेटर्स हमें देते हैं वो इनकंसिस्टेंट है, मीन्स उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि वो दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यही हमें प्रूफ करना था। मीन्स एक सिस्टम के अगर हम दो जनरेटर्स लेते हैं तो वो दो जनरेटर्स आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। मैं आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है, एनी टू जनरेटर्स ऑफ द डिफरेंट सिस्टम इंटरसेक्ट। अगर आपके पास डिफरेंट सिस्टम है, मतलब कि एक लैम्डा सिस्टम है, एक म्यू सिस्टम है, अगर हम उन दोनों के जनरेटर्स लेते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इक्वेशंस ले ली। ये हमारे पास दो जनरेटर्स हैं हर एक सिस्टम का एक। ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगी y अपॉन बी इज इक्वल टू लेमडा माइनस म्यू अपॉन लेमडा प्लस म्यू, मीन्स y बाई बी की वैल्यू आ जाएगी। उस हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दी। अब हम y बाई बी की वैल्यू सेकेंड और थर्ड में रखेंगे। ठीक है, y बाई बी की वैल्यू हम किस में रखेंगे, सेकेंड और थर्ड में रखने के बाद आपके पास आएगा x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू अपॉन लेमडा प्लस म्यू एंड x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू टू लेमडा म्यू अपॉन लेमडा प्लस म्यू। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, जो हमने प्रीवियस पेज पे जो ये इक्वेशन दे रखी है इनको हम तो आपस में सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ऐड भी करेंगे। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z बाई सी की वैल्यू आ जाएगी। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो x बाई ए की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर आपके पास x बाई ए की क्या वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू वन प्लस लेमडा म्यू अपॉन लेमडा प्लस म्यू, और z बाई सी की वैल्यू आ गई z बाई सी इज इक्वल टू वन माइनस लेमडा म्यू अपॉन लेमडा प्लस म्यू। इसे इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, अब ना फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम एक्स वाई जेड की
इक्वेशन निकाल देंगे जो 4 को भी सेटिस्फाई करेगी। अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो फिर फोर्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मीन्स हमने पहले 3 इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली और वो फोर्थ को भी सेटिस्फाई करती है। ठीक है। Hence, any two generators of the lambda mu system intersect and the point of intersections। तो फिर जो लैम्डा म्यू के कोई भी लैम्डा म्यू सिस्टम के कोई भी दो जनरेटर्स हैं वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से निकाली थी। तो फिर आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए इंटू 1 प्लस लैम्डा म्यू अपॉन लैम्डा प्लस म्यू कॉमा बी इंटू लैम्डा माइनस म्यू अपॉन लैम्डा प्लस म्यू कॉमा सी इंटू 1 माइनस लैम्डा म्यू अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है। अब आपकी क्रॉलरी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द अबव कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोलॉइड। देयरफॉर अब आपके पास लैम्डा और म्यू की हर एक वैल्यूज़ के लिए जो कि कोऑर्डिनेट्स है वो हाइपरबोलॉइड के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये क्या है, हाइपरबोलॉइड के पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट आर्टिकल है, टू प्रूव दैट इफ 3 पॉइंट्स ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन lie on the conicoid then the line wholly lies on the conicoid। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन गिवन है और स्ट्रेट लाइन के कोई भी 3 पॉइंट्स कॉनिकॉइड के ऊपर लाई करते हैं तो हमें बताना है कि जो पूरी की पूरी लाइन है वो भी कॉनिकॉइड के ऊपर लाई करेगी। प्रूफ। अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो लाइन की इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन नंबर 2 कॉनिकॉइड की इक्वेशन गिवन है। हमने जो लाइन की इक्वेशन है उसको क्या ले लिया, इक्वल टू आर ले लिया। ठीक है। अब हम फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस एल आर। इसी तरह से वाई की वैल्यू आ जाएगी बीटा प्लस एम आर। इसी तरह से जेड की वैल्यू आ जाएगी गामा प्लस एन आर। और फिर इस लाइन, ये जो लाइन है वो क्या करते हैं, कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई करेगी। मीन्स जो ये पॉइंट है ये कॉनिकॉइड के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि इस लाइन के 3 पॉइंट्स हमारे पास कॉनिकॉइड के ऊपर लाई करता है। मीन्स से 3 पॉइंट्स लाइन और कॉनिकॉइड में क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो फिर ये पॉइंट्स दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे लाइन और कॉनिकॉइड के लिए, कॉनिकॉइड के। तो फिर जो पॉइंट 1 है वो हम लाइन 1 के ऊपर तो लाई करेगा ही करेगा, क्योंकि ये वो हमने वहाँ से निकाला है। और फिर ये क्या करे, कॉनिकॉइड के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो पॉइंट है इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 में सेटिस्फाई करवा दिया। जब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में सेटिस्फाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगी, सॉल्व करने के बाद थर्ड इक्वेशन मिलेगी। और फिर जो ये थर्ड इक्वेशन है ये आर के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक है। अगर ये आर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें इससे आर की 2 वैल्यूज़ मिलेगी, आर की 2 वैल्यूज़ मिलेगी। लेकिन जो लाइन 1 है वो कॉनिकॉइड को 3 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 से ज़्यादा रूट होने चाहिए। अगर इसके पास 2 से ज़्यादा रूट्स है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटमोस्ट रूट ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये क्या दे रखा है कि जो लाइन 1 है कॉनिकॉइड 2 को 3 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। तो जो क्वाड्रेटिक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्या होने चाहिए, 3 रूट्स होने चाहिए। ठीक है। तो फिर ये पॉसिबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन नंबर 3 है वो आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी का मतलब है कि हम इसमें आर की कोई भी वैल्यू पुट करें, मीन्स आर की सभी वैल्यूज़ के लिए इक्वेशन होल्ड करेगी। हेंस तो और फिर अगर आर की सभी वैल्यूज़ के लिए इक्वेशन होल्ड करेगी तो फिर हमें ये जो पॉइंट के बहुत सारे लाइन के जो पॉइंट्स है वो कॉनिकॉइड के ऊपर हमें मिल जाएंगे। तो मतलब कि जो पूरी की पूरी लाइन है वो कॉनिकॉइड के ऊपर लाई कर जाएगी। ये था आपका आर्टिकल। अब आपके पास नेक्स्ट आर्टिकल है, टू फाइंड द कंडीशन। अब हमें वो कंडीशन निकालनी है कि जो ये हमारे पास लाइन गिवन है ये कॉनिकॉइड का जनरेटर है। टू फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन x माइनस एल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन क्या है,
कॉनिकॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का आपके पास जनरेटर है। ठीक है, अब हमने प्रीवियस आर्टिकल में जो इक्वेशन नंबर 3 ऑब्टेन की थी, आपको ना इस आर्टिकल में भी हम वहाँ तक तो करना है, उसके बाद इन्होंने यहाँ से प्रोसीड करवा रखा है। जो इक्वेशन नंबर 3 है वो आर के अंदर क्वाड्रेटिक है और आर की 2 वैल्यूज़ देती है, लेकिन जो लाइन 1 है वो जनरेटर है कॉनिकॉइड का, और फिर जो जनरेटर है वो कॉनिकॉइड के ऊपर पूरी तरह से लाई करता है, क्योंकि वो कॉनिकॉइड को जनरेट करता है तो उसके ऊपर तो लाई करेगा ही करेगा। और फिर दस द इक्वेशन ट्रू, तो फिर जो इक्वेशन है क्या है, 2 से ज़्यादा आर की वैल्यूज़ के लिए ट्रू है तो वो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर वो आइडेंटिटी बनती है तो फिर जो इक्वेशन नंबर 3 के जो कॉफिशेंट्स हैं उन्हें हम सेपरेटली ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, जो कॉफिशेंट जो इक्वेशन नंबर 3 के कॉफिशेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेटली ज़ीरो हो जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन नंबर 4, ए एल अल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन गामा इज इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन नंबर 5, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये 3 वो कंडीशंस हैं कि लाइन 1 है वो क्या है, कॉनिकॉइड 2 का जनरेटर है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं लाइन के बारे में तो फिर हम क्या क्या कह सकते हैं, जो लाइन है वो कॉनिकॉइड का जनरेटर है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, टू फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन Lx plus My plus Nz plus P is equal to 0 and comma L dash x plus M dash y plus N dash z plus P dash is equal to 0 should be a generator of the hyperboloid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1. Solution. अब जो आपके पास हमें जो एग्जाम्पल में क्या निकालना है, एग्जाम्पल में हमें कंडीशन निकालनी है जो ये लाइन है इस हाइपरबोलॉइड का क्या हो जाए, जनरेटर। ठीक है, लाइन की कंडीशन निकालनी है कि जो लाइन है हाइपरबोलॉइड का जनरेटर हो जाए। सॉल्यूशन देखते हैं। द गिवन लाइन इज द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। आपके पास ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस पी इज इक्वल टू 0 एंड एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश पी एन डैश जेड प्लस पी डैश इज इक्वल टू 0। ये दो प्लेन्स के इक्वेशन है, और जब हमारे पास जब कोई भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, लाइन मिलती है। तो हमने इन दोनों के इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन लिख के और लिख दिया है कि जो लाइन है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है, एनी प्लेन थ्रू द गिवन लाइन इज। अब कोई भी जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी, अब उस लाइन से जो प्लेन पास होता है उसकी इक्वेशन क्या होगी, लाइन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस कांस्टेंट इनटू में इक्वेशन ऑफ द सेकंड प्लेन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद मतलब कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को कम ऐड कॉमन लेने के बाद उसके बाद कांस्टेंट टर्म को RHS में लेने के बाद आपके पास फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, प्लेन की इक्वेशन है जो कि एक लाइन से पास होता है, और उसे निकालने का तरीका है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस कांस्टेंट इनटू इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई, और फिर जो हाइपरबोलॉइड की गिवन इक्वेशन नंबर 2 है, अगर ये सिंस द गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है वो क्या है, हाइपरबोलॉइड 2 का जनरेटर है। जो गिवन लाइन है वो हाइपरबोलॉइड 2 का जनरेटर है। Therefore the plane given by 1 is a tangent plane to hyperboloid 2 for all values of k। अगर ये जो लाइन है ये जनरेटर है तो फिर हमारे पास जो प्लेन 1 है वो हाइपरबोलॉइड 2 का क्या बन जाएगा, टेंजेंट प्लेन बन जाएगा, सारी की सारी k की वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, और फिर जो प्लेन गिवन बाय 1 है वो आपका क्या बन जाएगा, हाइपरबोलॉइड 2 का टेंजेंट प्लेन बन जाएगा। Therefore L प्लस के इंटू एल डैश का होल स्क्वायर
अपॉन 1/a प्लस m प्लस के m डैश का स्क्वायर अपॉन 1/b प्लस n प्लस के एन डैश का होल स्क्वायर अपॉन 1/c इज इक्वल टू p प्लस के इंटू पी डैश का होल स्क्वायर। तो फिर ये आपकी क्या है, कंडीशन है कि जो ये प्लेन है, कि जो ये प्लेन इक्वेशन नंबर 1 से जो दे रखा है वो क्या है, टेंजेंट प्लेन है हाइपरबोलॉइड 2 का। तो हमने वो टेंजेंसी वाली कंडीशन यूज़ की है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आएगा। 3 आ गई। और जो इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या है, के अंदर क्वाड्रेटिक है, ठीक है। सिंस 3 इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के सो इट इज आइडेंटिटी। जो इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या है, के की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो फिर वो क्या बन गई, आइडेंटिटी बन के। और आइडेंटिटी बनते ही हम इसकी हर एक कॉफिशिएंट्स को क्या करेंगे, ज़ीरो के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। ज़ीरो के साथ कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ए एल डैश स्क्वायर प्लस बी एम डैश स्क्वायर प्लस सी एन डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली हम के और के को भी ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को भी ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। वो क्या बन जाएगी, आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाएगी कि जो गिवन लाइन है वो हाइपरबोलॉइड 2 का जनरेटर है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द जनरेटिंग लाइन्स ऑफ द hyperboloid x square upon 4 plus y square upon 9 minus z square upon 16 is equal to 1 which pass through the point 2 3 minus 4 and 2 minus 1 4 by 3। मीन्स आपको एक हाइपरबोलॉइड की इक्वेशन गिवन है। हाइपरबोलॉइड की इक्वेशन के लिए हमें जनरेटिंग लाइंस की इक्वेशन बतानी है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास होता है। द इक्वेशन ऑफ जो हाइपरबोलॉइड की इक्वेशन नंबर 1 है और हमने जनरेटर के डायरेक्शन रेशियोज मान ली एल एम एन 10। तो जनरेटर एक लाइन होती है और लाइन अगर एक पॉइंट से पास करे और उसके डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन है तो फिर उसकी इक्वेशन आपके पास होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एम। लेकिन यहाँ पे एक्स वन वाई वन जेड वन की वैल्यू क्या है, 2 3 माइनस 4, ठीक है। 10 एक्स माइनस 2 अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन एम इज इक्वल टू जेड प्लस 4 बाई एन इज इक्वल टू आर। वो क्या है, जनरेटर की इक्वेशन है जो 2 3 और -4 से पास होती है। अब इस लाइन के ऊपर या इस जनरेटर के ऊपर कोई भी पॉइंट किस फॉर्म का होगा, 2 प्लस एल आर कॉमा 3 प्लस एम आर -4 प्लस एन आर, ठीक है। इस जनरेटर के ऊपर कोई भी पॉइंट इस फॉर्म का होगा और फिर ये जो जनरेटर है वो पैराबोलॉइड को जनरेट करता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, पैराबोलॉइड का भी पॉइंट हो जाएगा। तो हम इस पैराबोलॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सेटिस्फाई करवा देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 में सेटिस्फाई करवाने के बाद आपके पास आर स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक वैल्यू आएगी और फिर ये जो क्वाड्रेटिक है, जो जनरेटर है वो पूरा का पूरा कॉनिकॉइड के ऊपर लाई करता है। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। और फिर जो इक्वेशन नंबर 2 है सारी की सारी आर की वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 वो आइडेंटिटी बन जाएगी। और क्या करेंगे, हम इसके जो कॉफिशिएंट्स को हैं वो क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल कंपेयर करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। और फिर एंड एल अपॉन 2 प्लस एम अपॉन 3 प्लस एन अपॉन 4, इससे हम इज इक्वल टू 0, हम इस इक्वेशन नंबर क्या किसका नाम दे देंगे, 4 का। हमने यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके आर स्क्वायर और आर के कॉफिशिएंट को क्या कर दिया, ज़ीरो के इक्वेट कर दिया क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 3 है वो आइडेंटिटी है। अब हमने क्या किया है, अब हमने 3 और 4 इक्वेशन को यूज़ करके हमें n को एलिमिनेट करना है। n को एलिमिनेट करने के लिए हम 4th इक्वेशन से n की वैल्यू निकाल के 3rd इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है।
फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा LM इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो L की वैल्यू 0 आएगी या M की वैल्यू 0 आएगी। अगर हम यहाँ पे L की वैल्यू 0 के इक्वल रखते हैं, अगर हम मान लें कि L की वैल्यू 0, तो हमें 4 से क्या मिल जाएगा, मीन्स हम ना फोर्थ इक्वेशन में L की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, M/3 प्लस N/4 इज इक्वल टू 0। डैट इज M/3 इज इक्वल टू N/-4। तो आपके जो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी जनरेटर की आर ऑब्टेन बाय L/0 इज इक्वल टू M/3 इज इक्वल टू N/-4। ठीक है, ये आपकी जनरेटर की डायरेक्शन रेशियोज आ गई। अगर हम यहाँ पे M को 0 के इक्वल रखते हैं तो फिर फोर्थ इक्वेशन से हमें मिलेगा L/2 प्लस N/4 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, L/2 इज इक्वल टू N/-4। तो दूसरे जनरेटर के जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगी वो क्या आ जाएंगी, L/2 इज इक्वल टू M/0 इज इक्वल टू N/-4। तो फिर जो जनरेटर है वो, उस जनरेटर की हमने इक्वेशन निकाल ली जो 2, 3, -4 पॉइंट से पास होता है, और वो जनरेटर क्या हो जाएगा, x-2/0 इज इक्वल टू y-3/3 इज इक्वल टू z+4/-4 एंड x-2/1 इज इक्वल टू y-3/0 इज इक्वल टू z+4/-2। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, जो 2, -1 और 4/3 इस पॉइंट से पास होते हुए जो जनरेटर है उसकी आपके पास डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगी, L/3 इज इक्वल टू M/6 इज इक्वल टू N/10 एंड L/0 इज इक्वल टू M/3 इज इक्वल टू N/-4। मीन्स अगर हम दूसरा पॉइंट लेंगे और उसको भी सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो आपके पास LMN की वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो फिर तो हमारे पास दो जनरेटर्स ये भी निकल आएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द जनरेटर ऑफ द हाइपरबोलॉइड x² + y² + b² - z² + c² is equal to 1 which pass through the point A cos α, B sin α, 0। मीन्स अब ना इसमें क्या दे रखा है, आपके पास एक हाइपरबोलॉइड की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, और हमें जनरेटर की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास होता है। अगर आप प्रीवियस एग्जाम्पल में देखो, प्रीवियस एग्जाम्पल में भी आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, हाइपरबोलॉइड की इक्वेशन दे रखी है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन जो इन दोनों पॉइंट से पास होते हैं। लेकिन वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 में एक पॉइंट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेके सॉल्व करेंगे। तो फिर अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में एक पॉइंट लेके एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।